Dear students, welcome back. Yes, don't think that this video will not come. अभी जबकि मैं सभी कामों से फ्री हुआ हूँ, सॉरी कि मैं बहुत लेट में इस वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसा ही आज की लेट इवनिंग रही है। बहुत सारे मुझे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि परसों दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट के टेस्ट हैं और कई मुझे मेल मिल चुके हैं कि सर किसी तरह लास्ट डे भी ये एनालिसिस कर दीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, वो भी पर्टिकुलरली अभी तो पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। आज जिस एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बनी है वो है सेमेस्टर एग्जाम, जो दिल्ली एंड अदर यूनिवर्सिटीज में पूरे इंडिया में जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में, फरवरी तो नहीं, दिसंबर जनवरी में चलेगी। उसकी जो एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ द पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो फिफ्थ सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी के तहत डीएससी 15 करके आती है, उसके पास्ट ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे, उसके थ्रू और समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, अपने ज्ञान को डेल्टा बढ़ाएंगे कि इंडिया की इंडियन पॉलिटी कैसी दिखती है, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। सो लेट अस बिगिन। डियर स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये डीएससी 15 करके आता है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। मैंने जैसे बताया कि या आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये पहले जो है सेकंड सेमेस्टर में लगभग यही सिलेबस आती थी, सेम नेम से, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब इसको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो 3 ईयर की बीए ऑनर्स है, उसमें 5वें सेमेस्टर में रख दिया गया है। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, सिलेबस में 5 6 यूनिट है। यूनिट 1 जो है पॉलिटिकल पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम है, खास करके कैसे जो है एक कांग्रेस की डोमिनेंस थी, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, जिसको कि रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा, और वो कैसे ढह जाता है 15 20 सालों में, और फिर एक कोलिशन का एरा आता है, बीच में ट्रांजिशन फेज, और फिर 2014 से कैसे बीजेपी का उदय होता है, और फिर एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बनती है, लेकिन कॉलिशन पॉलिटिक्स बनी रह जाती है। कैसे जो है रीजनल पार्टियों का उदय होता है, और कैसे वो इंपॉर्टेंट भागीदार बन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए साझेदार सरकार। इन सब पे जो है आपको डिस्कस करनी है इस थीम में, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम में। सेकंड यूनिट है इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसपे कि हमेशा डिबेट होती है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन, SIR, और इन सब पे जो है कितना डिबेट हो रहा है आपको पता है, तो उसके बारे में इस पे आपको पढ़नी है। जो वोटिंग बिहेवियर है वो इंडिया में किन डिटर्मिनेंट से चलती है, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिससे लोग वैसे वोट करते हैं जैसे वो करते हैं वोट, और वो उसमें क्या चेंज आ रहा है, वोटिंग पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है, कौन तबका ज्यादा वोट करता है कौन कम, और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, और क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ये पढ़नी है। यूनिट 3 रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जो कि अनंत काल से ये डिबेट चला आ रहा है, सेकुलरिज्म जिसको कहते हैं, कि कितना घालमेल होना चाहिए रिलीजन और पॉलिटिक्स का, क्या ये सेपरेशन सही है या गलत है। इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे कि धर्म ही सब कुछ रहा है, सॉवरेन रहा है, पॉलिटिक्स एक एडजंक्ट रहा है, वहां पे कैसे हम धर्म को पॉलिटिक्स से अलग कर सकते हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि कास्ट कितना इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स के लिए है। इनफैक्ट आज की जो पॉलिटिक्स में एक मुद्दा या एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कास्ट, कास्ट, कास्ट। तो उसके बारे में पढ़ना है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। इस पे जो सबसे अच्छा काम रजनी कोठारी ने किया है, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उन्हीं के रिसर्च के बेसिस पे। ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स जो है एक तरह का माइनॉरिटी सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में। ट्राइब उस तरीके से एक वोटिंग कॉम या वोटिंग ब्लॉक नहीं बन पाए हैं जो अपनी बात बनवा पाए। इसके चलते जो है ट्राइबल को बहुत अहित हुआ है। आजादी के बाद जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हुए हैं, उसका जो विष है, दंश है, वो ट्राइब ने पिया है। चाहे वो रिवर वैली का डैम बने, चाहे वो फैक्ट्री लगे, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, चाहे माइनिंग प्रोजेक्ट हो, उनके जमीन से उन्हें हटाया गया है, विस्थापित किया गया है, रूटलेस बनाया गया, उन्हें लैंडलेस लेबरर बनाया गया है। तो ट्राइब और पॉलिटिक्स का नाता जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो उस पे हमें पढ़नी है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल एंड फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट राइट एक्ट, और कैसे डेवलपमेंट एंड इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट उनके लाइफ चांसेस, जीवन को अफेक्ट करती है। यूनिट 6 है डायमेंशंस ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडियन स्टेट की जो इमेजरी है कॉमन मैन के नजरों में, वो कैसी है। एक चार्मिंग भी है क्योंकि वो वेलफेयर देती है, वो फ्री अनाज देती है, फ्री राशन देती है, फ्री घर देती है, फ्री दवाई देती है,
बहुत सारी चीज फ्री हमें देती है, लेकिन स्टेट हमें एक कोerसिव यंत्र भी नजर आता है जो हमारे ऊपर नजर रखती है, जो हमें रेगुलेट करती है तमाम तरीके का कानून बना करके, जहां हमें लगता है कि हम कंस्ट्रेन हो रहे हैं। इसके अलावा कभी स्टेट हमारी बात सुनती है और कभी स्टेट नहीं सुनती है। इसके अलावा स्टेट हमें एक डेवलपमेंटल स्टेट भी दिखता है, जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करती है, फैक्ट्री लगाती है, रिवर वैली प्रोजेक्ट करती है, एग्रीकल्चर का विकास करती है, और हमें डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ ले जाती है। तो किन किन रूपों में हम इंडियन स्टेट को इमेजिन करते हैं और पाते हैं, इस पर आपको जो है डायमेंशन ऑफ इंडियन स्टेट में पढ़नी है। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हो, आपको बताना मेरा कर्तव्य, आपका जानना अधिकार, कि दो जो हैं अभी ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रेप को और स्मूथ और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उस जर्नी को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वेरी पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको क्या मिलता है आप यहाँ देख सकते हैं। एंड सेकंड जो है फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि classes हैं, but of course those are very rapid and bridge classes oriented towards CUET PG syllabus। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। दोनों बैचेज आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@gmail.com पे। इस स्पेलिंग को गौर से देखिएगा। जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि 8 क्वेश्चन होते हैं, 8वां क्वेश्चन नोट होता है, जिसमें 4 में से 2 टॉपिक पे आपको लिखनी पड़ती है। 8 में से 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है, तो खासा आसान होता है। सभी क्वेश्चन के मार्क्स बराबर होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑलवेज जो हैं ट्विस्टेड होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सोशल साइंस में कोई सीधी क्वेश्चन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्यूटी ये है कि इसमें अनलाइक नेचुरल साइंस कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है। आप जो है टेढ़े जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी सीधा करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप उसके इर्द गिर्द अप्रोक्सीमेट आंसर बहुत ब्यूटीफुली लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्रेजेज लैंग्वेजेस के साथ साथ जिसको मैं कहता हूं कि राइट ऑलवेज अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर। मैंने आगे आपको एग्जाम गाइड में समझाया भी है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सभी थीम को कवर कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि किससे क्वेश्चन आ जाए। स्ट्रैटेजी ये रखिए कि 5 से 6 बार जो है पॉल साइंस हेल्प के वीडियोस को देखिए। पहली बार नॉर्मल स्पीड में, फिर बढ़ा बढ़ा करके आप 2 स्पीड तक में देख सकते हैं। उसके बाद आज ही जो है मैंने जो पुरानी गाइड थे उसको थोड़ी बहुत चेंज करके, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन इस थीम के अनुसार, इस सिलेबस के अनुसार मैंने उसको रीलॉन्च किया है। तो वो गाइड यहाँ पे आपको अवेलेबल है, एमपीपी की, MPP 1 कह लीजिए, और उसको आप यहाँ से नॉमिनल कॉस्ट पे आप ले सकते हैं। यहाँ डाउनलोड कर लीजिए और उसको कम से कम जो है 7-8 बार उस गाइड को पढ़िए। यस, मैं जब 7-8 टाइम्स कह रहा हूं तो आप इसको मजाक मत समझिए, 7-8 टाइम कीजिए। इनफैक्ट कई स्टूडेंट इसको 10-11 बार करते हैं। और ऐसा होना चाहिए, करीब 100 पेज की तो गाइड है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लास्ट आप रिवीजन करें तो आपको आधे घंटे में रिवाइज हो जाए, इस तेजी से आप रिवाइज कर पाए, तो उसको रिवीजन कहते हैं मल्टीपल। और एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी रखिए, मतलब कि कोई टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि पता नहीं कौन आपको बचा ले जाए, किसमें कम ट्विस्टेड क्वेश्चन रहे। चलिए बढ़ते हैं, आइए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम। इसमें डियर स्टूडेंट गौर कीजिए कि एक क्वेश्चन ही आपको एनईपी का मिलेगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट एनईपी स्टार्टेड इन 2022। तो उसमें जो 5th सेमेस्टर में आप जो गए हैं फर्स्ट टाइम 2024 में, सो बिफोर 24 हम लोगों को 2 क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो सीबीसीएस से लिया है, 23-22 का। और उस समय में ये सेकेंड सेमेस्टर में सेम पेपर पढ़ाई होती थी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सिलेबस वाज ऑलमोस्ट सेम। हमें नहीं लगता कुछ भी डिफरेंस है। सो इट वाज जस्ट लाइक कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा के अब जो है 5th सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। इसका क्या लॉजिक है आई डोंट नो, बट एनीवेज, तो चलिए देखते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है और आपको उतना ही फायदा होगा जितना कि एक्चुअल क्वेश्चन से होगा। इनफैक्ट क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले कई साल के क्वेश्चन वो उसी को रिफ्रेम करके अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो दिस थीम इज पॉलिटिकल, इंडिया में जो इंडियन पॉलिटी आप कह लीजिए उसका ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में एनईपी में क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि कभी भी यदि आप देखें, जबकि एक बीजेपी बहुत स्ट्रांग पार्टी है, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पार्टी,
जस्ट लाइक कांग्रेस सिस्टम जैसे था फर्स्ट 15 ईयर में आजादी के बाद, वैसे ही अभी बीजेपी सिस्टम जैसा दिखने लगा है। लेकिन फिर भी यदि आप देखिए तो आज जो बीजेपी की सरकार है भारत में, भारत सरकार में सेंट्रल में, वो एक दो रीजनल पार्टी के सहारे से टिकी हुई है। वन इज जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी जो तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, और जो बिहार में जो जो जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी है जो नीतीश कुमार की है, उनके। अदरवाइज आप समझिए ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये कोलिशन जो है, कोलिशन पॉलिटिक्स से होता क्या है देखिए, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो है प्रभावित होती है। अभी जो है, यदि बिहार कोई चीज मांगता है कि हमें स्पेशल पैकेज चाहिए या हमें सुविधा चाहिए, हमें नए ट्रेन चाहिए, नए एयरपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ के देगी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके सहारे चल रही है। सेम थिंग इज आंध्र प्रदेश। और इस टाइप की जो बार्गेनिंग होती है, वो कई लोग इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। लाइक मॉरिस जॉन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में बार्गेनिंग होती है, हम आपको सपोर्ट देंगे, आप हमें पैसे दो, ग्रांट दो। लेकिन ये फेडरलिज्म को स्ट्रांग भी बनाती है, क्योंकि फेडरलिज्म यही है ही, सेंटर और स्टेट मिलके करें। ऑफ कोर्स थोड़ी सी एसिमेट्री आती है कि जिसके सहारे आप चलते हैं उसको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, लेकिन ये सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। किसी भी स्टेट के रीजनल पार्टी से आपको हेल्प लेना पड़ सकता है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को ये काफी इफेक्ट करती है यदि रीजनल पार्टी के साथ सेंटर का कोलिशन गवर्नमेंट चले, तो जैसे अभी चल रहा है। तो इसको और आप लिख सकते हैं। और कोलिशन पॉलिटिक्स से इंडिया में जो स्टार्ट हुई 1989 में, और अभी भी दस्तूर जारी है, जबकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लिए अनफॉर्चुनेटली 2024 में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिला, और फिर से एक बार कोलिशन पॉलिटिक्स सबस्टैंटिव रूप में सामने आ गया। 2014 और 2019 में भी आपको याद होना चाहिए कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद भी सेंटर में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। इट वाज नॉट ए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, इट वाज कोलिशन गवर्नमेंट, बट इन दैट बीजेपी हैड इटसेल्फ मेजोरिटी, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके कोई पार्टनर उनको छोड़ दे, चले जाए। लेकिन दिस टाइम 2024 में 18वीं लोकसभा में इट इज ए रियल कोलिशन गवर्नमेंट, जहां पे कि फर्क पड़ता है कोई पार्टी छोड़ के जाए तो। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया सिंस 1991। 1991 को आप मान सकते हैं एक वाटर सेट, जहां पे कि कांग्रेस बहुत ही कमजोर हो जाती है। कांग्रेस आती है राजीव गांधी के डेथ के चलते, लेकिन वो कांग्रेस नहीं होती है जो वो राजीव गांधी वाली, इंदिरा गांधी वाली, नेहरू वाली, और वाली कांग्रेस नहीं होती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ, एक ऐसा बिखरा हुआ कांग्रेस होता है जिसको संभालना मुश्किल होता है। 5 साल तक सरकार चलती है, इसमें काफी इकोनॉमिक सुधार भी होते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आती हैं, लेकिन कांग्रेस का पतन इतना तेजी से होता है। और उसी दौरान में जो है मंडल मंडल कमीशन की जो गूंज सुनाई पड़ती है, और उसके अगेंस्ट में जो पॉलिटिक्स, मंदिर की पॉलिटिक्स होती है, जहां सेकुलरिज्म क्वेश्चन में आता है, बीजेपी का उभार होता है एक तरह से। हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स सर चढ़ के बोलती है। एक मेजर मास जो हिंदू कौम का है, उनको ये फील होता है कि एनफ इज एनफ, बहुत ज्यादा तुष्टीकरण हो रहा है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो हमें उसको आगे ले जाना है, ये हमारा हमारा राष्ट्र है, एटलीस्ट हमारे कल्चरल जो इथोस है उसको आगे ले जाना चाहिए। और बीजेपी दिखती है एक पार्टी जो उसको सपोर्ट करती है, और उसके चलते जो है 1991 से कांग्रेस ऐसे गिरती है, बीजेपी ऐसे उठती है, ये एक चेंज होती है, आप इसको लिखना है। उसके चलते बहुत सारे पार्टी सिस्टम में चेंज होते हैं। एक समय में बीजेपी जो है वो पैरिया थी, मतलब उसके साथ में कोई कोलिशन नहीं करता था 1996 में, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनाया था 13 दिन की सरकार। लेकिन बाद में जो है बहुत सारे रीजनल पार्टी जो है, वो वाजपेयी जी के पर्सनैलिटी के चलते, बिकॉज ही वाज सो मॉडरेट इवन बीइंग इन बीजेपी, कई पार्टी उनके साथ आती है, और वो एनडीए कोलिशन कोलिशन बनता है 1998 में, और वो कोलिशन अभी तक चल रहा है। तो ये जो है एक चेंज हुआ है। रीजनल पार्टी का जो उदय 1991 के बाद होता है, और सब्सिक्वेंट करीब 2014 तक जो है जितनी सरकारें चली सेंटर में, वो रीजनल पार्टी के सहयोग से चली। इसमें इससे क्या हुआ कि जो रीजनल पार्टी थी,
वो बहुत स्ट्रांग हो गए। उन्होंने अपने स्टेट को बहुत इंडिपेंडेंटली चलाया, जो कि संभव था नेहरू और इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में। इट बिकेम ए ट्रूली फेडरल स्टेट, इंडिया बिकेम ट्रूली फेडरल, ये भी एक हुआ। और इसका एक और नतीजा हुआ कि जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें अजीब टाइप की सिचुएशन थी कि आप यदि कोलिशन पार्टनर के हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो नेता है रीजनल पार्टी के चीफ लीडर, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस ऑल हैपन, चेंजेस जो हुए हैं ये पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट में 1991 में। 2014 में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, वो कोलिशन पॉलिटिक्स को जारी रखती है, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। जबकि 18 लोकसभा में उनको मेजोरिटी नहीं मिला, 240 के करीब सीट आए, लेकिन केवल चूंकि ये कोलिशन सरकार चल रही थी, इसलिए उनकी सरकार बन पाई बहुत आसानी से। रीजनल पार्टीज पे नोट लिखना है, थर्ड क्वेश्चन है। और मैंने जैसे बताया कि रीजनल पार्टीज का बहुत ज्यादा रोल बढ़ा कोलिशन पॉलिटिक्स में, जहां सेंटर जो है वो रीजनल पार्टी के सहारे चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी वही हालत है, और उससे जो है फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का एक तरह से मजबूत हुआ। एक तो ये हुई बार्गेनिंग, जो फेडरलिज्म है वो सर चढ़ के बोला कि अब मैं तुम्हें सहायता देता हूँ, मतलब मैं आपको कोलिशन में हेल्प करता हूँ, आप मुझे ग्रांट इनेट ज्यादा दो, सेंट्रल के स्कीम दो, पैसे दो। तो ये भी ज्यादा चली। इससे जो है स्टेट स्टेट के बीच में जो कंपटीशन होता है सेंटर से फंड पाने की, ग्रांट इन पाने की, वो भी बढ़ा। एसिमेट्री जो फेडरलिज्म है वो भी इससे बढ़ी। काफी चीजें इससे फर्क पड़ी। 2023 में क्वेश्चन है सीबीसीएस की क्वेश्चन, पुराने सिलेबस का, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम कांग्रेस सिस्टम टू मल्टी पार्टी कोलिशन। ये तो वही क्वेश्चन है 1990, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये 1991 के बाद से जो मैंने अभी आपको बताया वो सबको एक्सप्लेन करना है। ये सब मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है, जो आपने जरूर देखा होगा कई बार, और इस पे तो पूरी गाइड मैंने लिखी हुई है। वो गाइड भी आपने जरूर डाउनलोड की होगी, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप आराम से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट इस थीम का ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है। 2022 में है, कीपिंग इन व्यू द लास्ट टू जनरल इलेक्शन, इवेल्युएट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो लास्ट टू जनरल इलेक्शन, मतलब अब तो ये तो 2022 की बात है, उस समय तो 2024 का इलेक्शन हुआ ही नहीं था। लेकिन अभी यदि आप देखें, अभी मान लीजिए दो जो 17वीं 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ? जो 17 लोकसभा थी जिसका इलेक्शन 2019 में होता है, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है। लेकिन फिर भी वो कोलिशन गवर्नमेंट को बनाए रखती है। जो रीजनल पार्टी है वो भी थोड़ी कमजोर होती है बीजेपी के विसे विस। कई रीजनल पार्टी एक तरह से आप नीचे चली जाती है, जैसे कि अकाली दल पंजाब में, शिवसेना महाराष्ट्र में, और इवन बिहार में जनता दल यूनाइटेड, ये सब नीचे जाती हैं। और बहुत मुश्किल होता है बीजेपी के साथ में बने रहना, बहुत सारी पार्टियां उनको छोड़ने लगती हैं। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें छोड़ दिया, वो जो है यूपीए अलायंस में मिल गए, बाद में वो फिर वापस आ गए, अलग बात है। अकाली दल ने छोड़ दिया, शिवसेना ने छोड़ दिया। तो ये जो तनाव है, इवन टीडीपी के साथ उनका तानातानी हुआ, जो अभी पार्टनर है, तो वो इसलिए हुआ कि बीजेपी बिकेम सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये पार्टी सिस्टम में एक तो ये चेंज आई कि रीजनल पार्टी कमजोर हुई लास्ट टू जनरल इलेक्शन में, लास्ट टू मतलब नहीं, 2019 में। और बीजेपी सुपर जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में सामने आती है। कांग्रेस जो है बहुत ही वीक, मतलब वन ऑफ द वीकेस्ट इन इट्स हिस्ट्री जो है कांग्रेस पार्टी नजर आती है। और बीजेपी के रथ को रोकने वाली केवल जो है कुछ रीजनल पार्टी दिखती है। ये लास्ट टू जनरल इलेक्शन में। लेकिन 2024 में के जनरल इलेक्शन में बहुत सारी बातें बदल गई। एक तो रीजनल पार्टी जो है बहुत स्ट्रांगली बीजेपी से फाइट करती है। आप देखेंगे तो यूपी में एक रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी हराती है लोकसभा के इलेक्शन में यूपी को, जो अनप्रेसिडेंटेड है और अनबिलीवेबल है। और बीजेपी को भी बिलीव करना मुश्किल है, अयोध्या जैसे जगह में राम मंदिर जहां बनी, वहां भी समाजवादी पार्टी, एक रीजनल पार्टी, हरा देती है बीजेपी को। इट वॉज अनइमेजिनेबल। वो और फिर साउथ में भी उनको चैलेंज मिलता है, इवन बिहार में, और हर जगह उनको जो रीजनल पार्टी से चैलेंज मिलता है। केवल एक स्टेट जो है उड़ीसा, जहां वो एक रीजनल पार्टी को बुरी तरीके से हरा के बीजेपी जीतती है, वहां पे बीजेडी जो है वो हार जाती है। उसके अलग कारण है। तो इस तरह से पार्टी सिस्टम देखें तो इंडिया में लास्ट टू जनरल इलेक्शन में काफी बदली है। नाउ बीजेपी इज ए सुप्रीम पार्टी which is kind of having a electoral fight with रीजनल पार्टी। यदि कोई पार्टी बीजेपी को चैलेंज दे पा रही तो रीजनल पार्टी है, ना कि कांग्रेस।
कांग्रेस जो है, अब क्या हुआ है कि कांग्रेस जो है वो एक धुरी बनने की कोशिश कर रही है रीजनल पार्टीज को इकट्ठा करके बीजेपी से लड़ने के लिए। ये बहुत ही अजीब है पार्टी सिस्टम का चेंज, जो कि कांग्रेस सिस्टम से जस्ट उल्टा है। कांग्रेस सिस्टम में पूरे इंडिया में एंटी कांग्रेसिज्म जो है वो सभी अपोजिशन पार्टी को जोड़ती थी, राम मनोहर लोहिया एंड ऑल, और वो कांग्रेस से लड़ते थे। अब जो है एंटी बीजेपीजम हो गई है, या एंटी हिंदुत्व कह लीजिए पॉलिटिक्स, या सेकुलर पॉलिटिक्स जिसको आप बहुत अच्छे से कहें तो। और वो लोग जो है बीजेपी से लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस जो है एक दूरी बनने की कोशिश करती है रीजनल पार्टी के साथ। पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गया है, पहले जो था उसका जस्ट अपोजिट हो गया है। सो दिस इज द चेंज इवन लास्ट टू जनरल इलेक्शन। नोट है डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम पोस्ट पोल अलायंस। तो कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन के जो कितने कारण हैं आप गिना सकते हैं: राइज ऑफ बीजेपी, राइज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स, राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स। मतलब कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि वो इन दोनों पॉलिटिक्स से अलग थी। वो हर कास्ट हर रिलीजन को साथ लेके चलने की कोशिश करती थी, जिसके जिसके दिन अब लद गए लगता है इंडिया में। अब आपको कुछ कास्ट को साथ लेके चलना है तो सीधा आपको कास्टिस्ट पार्टी बनना पड़ेगा। आपको कुछ रिलीजन को आगे ले जाना है, उसको पक्ष लेना है, तो आपको जो है सेकुलरिज्म को त्यागना पड़ेगा। पोस्ट पोल अलायंस जो है ये होता है कि एक तो प्री पोल अलायंस होती है, जैसे एनडीए है, यूपीए है, ऐसी बनी। एक होता है कि जब इलेक्शन हो गए, जैसे कर्नाटका में 2018 में हुआ था, कि इलेक्शन जब लड़ी गई तो तीन पार्टी अलग अलग लड़ती हैं, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो दो पार्टी मिल जाती है। इसको पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं। ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होता है, और इसका नतीजा ऑलवेज बहुत बुरा हुआ है। कुछ ही समय बाद वो जो पोस्ट पोल अलायंस पार्टनर होते हैं उनमें खटपट होती है, और उसका खामियाजा गवर्नेंस को भुगतना पड़ता है, और फिर जो है फिर से इलेक्शन होती है। इस टाइप की बात है। तो मतलब इसको आप अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस कह सकते हैं, और उसका कोई अच्छा गवर्नेंस पे असर नहीं पड़ता है। यदि हम इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेसेस को देखें इंडिया में कि क्या हुआ है 2024 के एनईपी, जो एक ही साल का जो रियल क्वेश्चन है, वो मिलता है: डिस्कस द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन 17 एंड 18 लोकसभा इलेक्शन। 17 18 पहले तो आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन सा साल का बोल रहा है, तो ये जो है 2019 है, और ये 2024 का इलेक्शन की बात हो रही है। तो आपको रट लेना चाहिए कि 18th लोकसभा अभी चल रही है। वोटिंग बिहेवियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वोटिंग बिहेवियर इंडिया में चेंज हो रहा है। अ, पहले जो है, आप यदि आप देखें 1991 के पहले, जब मंडल कमीशन नहीं आई थी, तो ज्यादा जो वोटिंग होती थी वो ऊपर कास्ट डोमिनेट करता था वोटिंग बूथ पे जाने में। और वो अपने गांव में भी जो है ठाकुर का फरमान होता था किसको वोट देना है, उस टाइप की। जो गरीब गुरुआ, दलित, वुमेन वुमेन जो है वो अपने पति के कहने पे वोट देती थी। और जो दलित हैं या जो छोटी जाति के लोग हैं, वो जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके कहने पे वोट दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है बदल गई कोलिशन पॉलिटिक्स में, और मंडल पॉलिटिक्स जब आया, और फिर जब मंदिर की पॉलिटिक्स आई। मंडल पॉलिटिक्स से क्या हुआ कि जो गरीब गुरुआ दबे कुचले समाज के लोग थे, वो इंडिपेंडेंटली वोट करने लगे। वो उन पार्टीज को वोट करने लगे जो उनको रिजर्वेशन दिला सकता है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें फायदा पहुंचा सकता है, आवास दिला सकता है, और जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उससे उसमें उसको इंक्लूड करा सकता है। तो ये खास करके नौकरी मिल सकती है एंड ऑल, रिजर्वेशन एंड ऑल। ये जो वोटिंग बिहेवियर में चेंज हुआ, उसका एक और असर आया। बाद में क्या हुआ कि जो वुमेन है वो एक अलग वोटर कम्युनिटी बन गई। अब वो पति के साथ नहीं रही, वो अलग हो गई। उन्होंने देखना शुरू किया, जैसे बिहार में आप देखिए कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कराई, तो इससे मेरे हस्बैंड अब शराब नहीं पी पाते, आसानी से नहीं पी पाते। पीले छुप के अलग बात है, लेकिन हमें हमारे बच्चियों को साइकिल दी गई है, हमें पैसे दिए गए हैं, हमें जो है रोजगार देने की कोशिश हो रही है। हमें जो वहाँ की स्कीम थी ना, कम्युनिटी मोबिलाइजर स्कीम, तो उसमें मुझे शामिल किया गया है। एक मतलब रिकॉग्निशन दिया गया, डिग्निटी दी गई। तो वुमेन जो है हर जगह से, लाडली बहना स्कीम है एंड ऑल, हर जगह माई बहना स्कीम, हर स्टेट में जो है वुमेन जो है एक अलग वोटर के तौर पे नजर आई। और उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी, बिकॉज सेक्रेट वोटिंग में तो पता ही नहीं आपने किसको वोट दिया। पति ने कहा चलो इस पार्टी को वोट दो, बोला हाँ मैंने दे दिया, लेकिन वो एक्चुअल में किसको दे रही है, ये वही वो केवल जानती है। इसका फायदा उठाते हुए वुमेन एक सेपरेट वोटर नजर आई, जस्ट लाइक यूथ। तो ये जो है वोटिंग बिहेवियर में चेंज हुई है रिसेंट कालों में, 17th और 18th में भी। और ये चेंज जो है
गौर कीजिएगा कि जो दलित और छोटी जातियों का जो वर्चस्व हुआ, आगे बढ़ के वोट करने लगे। वोटिंग बिहेवियर इतनी चेंज हुई कि शहरों से ज्यादा रूरल एरियाज में लोग वोट करने लगे, अमीरों से ज्यादा गरीब वोट करने लगे, मिडिल क्लास सबसे कम वोट करने लगा। ये सब तो चेंज हुआ ही है, मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप उसको आगे देख लीजिएगा। ये पैटर्न जो है 1991 से चला, लेकिन 2014 के बाद से यदि आप देखेंगे तो वोमेन वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, और वो एक अलग तरह से वोट करने लगी। वो अपना हित देखने लगी, और गवर्नमेंट भी जो है वोमेन के लिए अलग से स्कीम सोचने लगे। ये 17 और 18 लोकसभा में ज्यादा देखा। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। नोट है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इलेक्टोरल रिफॉर्म मतलब कि जो सुधार चुनाव में क्या क्या होने चाहिए। जैसे आप, एक चुनाव सुधार था कि वोटर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया गया। दूसरी सुधार ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाने लगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने लगा। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए वो जो है माइक्रो ऑब्जर्वर से लेके तमाम तरह के ऑब्जर्वर, जो कितना खर्चा हो रहा है वो उसको देख रहे हैं। दीवार पे पोस्टर नहीं टांगना है, कास्ट और रिलीजन का नाम नहीं लेना है। पार्टियों को काफी सख्ती की गई। यदि आप बहुत सारे रिफॉर्म को देखें तो टीएन सेशन के टाइम में होते हैं, और कुछ जो है रिफॉर्म बाद में भी लाए जाते हैं। तो उन रिफॉर्म को, आपको बहुत सारे कमिटी इसमें बने हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको थोड़ा क्रिटिकली देखना है कि जितनी रिफॉर्म हुई है वो इंडिया में अभी भी लिमिटेड है। बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें एक बात और आपको लिखना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है कोई पार्टी पसंद नहीं करती है, क्योंकि सबको इससे हार्म होता है। और जब तक सभी पार्टी में कोई एका ना हो, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मान लीजिए एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है, सपोज, वैसे इसमें काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन चूंकि सभी पार्टी में एका नहीं है तो उसका कहीं कोई टेकर अभी नहीं है। नोट है वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो, उस पर कितना भी आप लिख सकते हैं इसको, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, गाइड में भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम गाइड में। और इसका जो है बहुत लंबा असर होने वाला है। वैसे अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 2026 में जो सेंसस होगी, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद लागू होगा। तो ये तो काफी दूर की बात लगती है, अभी भी कई साल आगे हैं। लेकिन फिर भी यदि ये लागू होती है तो उससे इतना ज्यादा चेंज आने वाला, आप देखिएगा कि पॉलिटिक्स कितनी बदल सकती है। 2023 सीबीसीएस में क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। वेरियस डिटर्मिनेंट्स मतलब किस आधार पे वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होता है इंडिया में। सबसे बड़ा वोटिंग बिहेवियर को डिटरमिन करने वाला कास्ट है आपके, किस कास्ट के हैं कैंडिडेट, किस कास्ट का है, वो जो पार्टी है वो किस कास्ट की पार्टी मानी जाती है। अब समाजवादी पार्टी जो है यादवों की पार्टी मानी जाती है, तो अब यादव यदि आप हैं तो आपके लिए नेचुरल चॉइस जो समाजवादी पार्टी है। बिहार में यदि आप यादव हैं तो आपके लिए नेचुरल चॉइस आरजेडी है। यदि आप जाट हैं तो आपके लिए नेचुरल चॉइस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, लाइक दैट। तो ये जो एक डिटर्मिनेंट है कास्ट, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जेंडर भी अब जो है वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती है। यदि आप औरत हैं तो आपकी सोच बिल्कुल अलग होगी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें औरतों के लिए क्या है। औरत जो है सुरक्षा चाहती है, तो यदि गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, जहां क्रिमिनल को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जाता है तो औरतें खुश होती हैं। यदि शराब बंदी की जाती है, औरतें खुश होती हैं। इस समाज में शांति अमल लाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, औरतें खुश होती हैं। और औरतों को यदि कोई टारगेटेड बेनिफिट दिया जाए, जैसे लाडली बहना टाइप की, या उनको कुछ रोजगार के लिए सेल्फ हेल्प कुछ पैसे हाथ में दिए जाए, तो औरतें खुश होती हैं, और उनसे उनका वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है। एक और जो है, रिलीजन भी वोटिंग बिहेवियर को चेंज करता है, क्योंकि जब से पॉलिटिक्स ऑफ मंदिर हुई है, या हिंदुत्व पॉलिटिक्स, तो ये भी होता है कि कौन सी हिंदुत्व पार्टी है, कौन हिंदुत्व पार्टी को अपोज करती है। उससे भी कई लोग जो हैं गाइडेड होते हैं। इससे मुसलमान तो खासे गाइडेड होते हैं कि उनको बीजेपी को किसी तरह हराना है। तो ये जो होती है वो रिलीजन के बेसिस पे होती है, और उसके चलते जो है वो उनको स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं उस कैंडिडेट को जो कि बीजेपी कैंडिडेट को हरा पाए। तो ये सारी जो है वोटिंग बिहेवियर जो है उसको डिटरमिन करते हैं। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इवन रीजन जो है, रीजनलिज्म भी, वो भी वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। सेकंड इसका पार्ट है, विच डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू यू इज डोमिनेंट व्हाइल एनालाइजिंग द वोटिंग ब्यूरो इंडिया। ऑफ कोर्स कास्ट, 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 कास्ट से इंपॉर्टेंट कोई भी वोटिंग डिटर्मिनेंट नहीं है वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करने का। इस पर कितनी भी चीजें मैं कह सकता हूं, लेकिन आप गाइड से पढ़ लीजिए और वीडियो में देख लीजिए।
डू यू बिलीव दैट वुमेन्स रिजर्वेशन इन इंडिया वुड बी एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी? बहुत दूर तक इसका असर होने वाला है। जैसा मैंने कहा, इस पे आप काफी कुछ लिख सकते हैं। जब वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो पॉलिटिक्स बदलती है, क्योंकि वुमेन के जो थॉट होते हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं मर्दों के थॉट से। वो ज्यादा रिलेशनल होते हैं, इम्पैथी होती है, ज्यादा जो है वो सब्जेक्टिव होता है, ज्यादा केयरिंग हो सकता है, ज़्यादा एम्पैथी से भरा हो सकता है, ज़्यादा वेलफेयर के तरफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राई एंड ऑब्जेक्टिव एंड एम्पिरिकल टाइप की जो मर्दों की सोच होती है उससे अलग है। तो पॉलिटिक्स भी बदल सकता है। जैसे शराबबंदी जैसी चीजें और लॉ एंड ऑर्डर, उस पर ज्यादा फोकस हो सकती है यदि औरतें जो है वो गवर्नमेंट में आए, वो डिसीजन मेकर हो पॉलिटिक्स में। तो उन सब का जो है और रिप्रेजेंटेशन का असर औरतों को अलग भी, जो कानून जो बन के आएंगे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेके और नौकरी में भी औरतों को रिप्रेजेंटेशन, और जो ग्लास सीलिंग बनी हुई है उसको तोड़ने में वो हेल्प कर सकते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। आर्टिकल 324 को याद कीजिए, उसके वर्ड को, कि जो इलेक्शन का इंडिया इंडिया के इलेक्शन का जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये थ्री वर्ड है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन एक समझिए अंपायर है, एक रेफरी है इंडियन इलेक्शन का। ना ही केवल वो रेफरी है बल्कि वही पूरी मैच करवाती है, वो ऑर्गेनाइजर भी है। एक समझिए क्या है, जैसे एक फुटबॉल मैच हो रहा है, फीफा का वर्ल्ड कप, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइजर भी है उस मैच की, जो ये इलेक्शन का मैच हो रहा है, और वो अंपायर भी है, रेफरी भी है। इतनी बड़ी ताकत जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई है। तो आप उसके रोल को कई कई तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2022 में क्वेश्चन है, एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो मैंने अभी एनालाइज किया, यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर कैसे बदली है मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स से, और कोलिशन पॉलिटिक्स से, और एजर्सन जो हुआ है दलित और छोटी जातियों का, उसके चलते, और जो एजर्सन हुआ है वोमेन का उसके चलते, और इवन रीजनल पॉलिटिक्स का जो उभार हुआ है उसके चलते, इन सब ने कैसे जो है वोटिंग बिहेवियर को इंडिया में चेंज किया है पैटर्न। थर्ड यूनिट देखिए, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जो कि बहुत ही टची बन गया है अभी, जो जब से बीजेपी का उभार हुआ है 2014 से, और जब से रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाला था 1990 में, तब से जो है एक एक बहुत ही हीटेड डिबेट चलती है समाज में। थोड़ी इसके चलते तानातानी भी है। वो है सेकुलरिज्म पे। तो चलिए देखते हैं। 2024 में क्वेश्चन है, व्हाट, जो रियल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, डिस्कस द मेजर डिबेट ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो सेकुलरिज्म का मायने तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है। जब जब मॉडर्न काल हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, यूरोप की पॉलिटिक्स में देखिए तो रिलीजन और पॉलिटिक्स में पूरा घालमेल था मेडिएवल काल में। और जो जो चर्च होते थे वो राजा को आशीर्वाद देते थे, चर्च का पूरा प्रभाव होता था राजा पे। और इनफैक्ट दो अलग अलग सॉवरेन थे, एक चर्च की सॉवरेंटी थी जो राजा कंट्रोल नहीं करता था, और राजा की सॉवरेंटी थी जिसपे चर्च का कंट्रोल होता था। उस टाइप की पॉलिटिक्स थी। जब मैकियावेली ने पहली बार एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया सेकुलरिज्म का, तो वो बहुत नया था, जिसमें ये था कि चर्च को अलग हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स से, मतलब कि रिलीजन और पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड। हॉब्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो जो टेम्पोरल सॉवरेन है, जो सेकुलर सॉवरेन है, मतलब पॉलिटिकल सॉवरेन, उसके अंडर में चर्च को डाल देना चाहिए। मतलब एक ही सॉवरेन होना चाहिए। इनफैक्ट यही बात अबुल फजल ने भी कहा था कि एक ही सॉवरेन होना चाहिए, जो काजी और मुल्ला और जितने भी जो और रिलीजियस लीडर है, वो सब जो है वो राजा के अंदर होने चाहिए। यही हॉब्स भी उसी टाइम में, उसके 100 साल बाद आगे हॉब्स कह रहे थे। यहाँ से सेकुलरिज्म की शुरुआत होती है। जब लिबरल डेमोक्रेसी आई तो ये जो सेपरेशन था रिलीजन और पॉलिटिक्स का, उसको बिल्कुल एकदम मान लिया गया कि ये होना चाहिए। इंडिया ने जब वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अपनाया, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी तो ऊपर से लादी गई डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक है नहीं, हम लोगों ने उसको अपनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही है, उसमें कई चीजें हमने डालने की कोशिश की, बट फिर भी ये हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें वो हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया, जो कि ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से आई है। इसके चलते जो है तानातानी होती है, और उसमें सेकुलरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। नेहरू जी ने बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो था उसको थोड़ा सा चेंज करके अपनाने की कोशिश की। वो गांधी जी से बहुत अलग थी।
सेकुलरिज्म गांधी जी के अनुसार जो है वो रिलीजन और सेकुलरिज्म में घालमेल होना चाहिए, लेकिन ये घालमेल जो है वो घालमेल नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे वोट मांगे। वो घालमेल थी कि जो रिलीजन की जो सुचिता है, जो इथिक्स है, जो मोरलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, यदि वो आ जाए, जो जैसे कि संत जैसे जो है पॉलिटिकल लीडर यदि संत जैसे बिहेव करें, जिनको ना मटेरियल लोभ नहीं है, ना निपोटिज्म है, ना फैमिली से नाता नहीं है, तो प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह यदि बिहेव करे, उस केस में जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स एक हो सकता है। लेकिन नेहरू जी ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट घालमेल है और बहुत ही डेंजरस घालमेल है। उन्होंने उसको सेपरेट किया कि हम स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा, सभी रिलीजन को वो इक्वल डिस्टेंस स्टेट बनाए रखेगा। तो यही सेकुलरिज्म का मायने इंडिया में माना गया कि जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो किसी रिलीजन के पक्ष में नहीं दिखेगा। कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा और सभी रिलीजन को इक्वल डिग्निफाइड नजर से स्टेट देखेगा, किसी को ना तो नीचे ना ऊपर, और सभी से एक इक्वल डिस्टेंस बनाए रखेगा। नंबर वन। सेकंड, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का ये मीनिंग हुआ कि लेकिन यदि लोगों के फंडामेंटल राइट में कोई अहित हो, समाज का कोई अहित हो, तो रिलीजन में हस्तक्षेप भी जो है वो स्टेट कर सकता है। मतलब स्टेट मूक दर्शक नहीं बना रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सबसे सर्वोपरि है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आई रिलीजन को लेकर के, तो रिलीजन में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। दैट वाज द सेकुलरिज्म, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे जो है डिस्कस द मेजर डिबेट ऑन सेकुलरिज्म, जब इंदिरा गांधी ने 1976 में सेकुलरिज्म को प्रियम्बल में डलवा दिया, तो उसके बाद से और डिबेट बढ़ गया कि ये डालने की जरूरत क्या थी। अब यहाँ पे डिबेट ये होती है, अब चलो यहाँ मैं छोटा करके अब इसको खत्म करूंगा, नहीं तो इसमें बहुत कुछ मैं बोल जाऊंगा। इसमें डिबेट ये होती है कि इंडिया में सेकुलरिज्म को कई लोग, खास करके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि इंडिया में सेकुलरिज्म एक थोपा हुआ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो नहीं होना चाहिए। वो लेते हैं गांधी जी के थॉट को कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में घालमेल होना चाहिए, लेकिन वो गांधीयन जो घालमेल का जो इसेंस है उसको चेंज करते हैं। वो पॉलिटिकल घालमेल करना चाहते हैं, जो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान दे दी, और उन पर आरोप लगाया जाता था कि वो मुस्लिमों को तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए भी उनकी जान ली गई। तो वो जो है कभी भी पॉलिटिक्स उसके नाम पे वो नहीं चाहते थे। लेकिन अभी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स में ये होता है कि हिंदू अपने को पॉलिटिकली जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, जो हिंदू पार्टी जो है उनको आगे नहीं लाएंगे, तब तक हिंदू का जो है वो प्रोटेक्शन नहीं होगा, और हिंदू राष्ट्र जैसा जो है हम नहीं बन पाएंगे। इस बेसिस पे सेकुलरिज्म को काटने की भी बात होती है। यहाँ पे वो सावरकर के जो हिंदू राष्ट्र है उसकी भी बात की जाती है कि एक हिंदू राष्ट्र होगा जो स्पिरिचुअली कल्चरली जो है हिंदू सिविलाइजेशन से गाइडेड होगा, लेकिन जो हिंदू हिंदू राज्य होगा, जो इंडियन स्टेट होगा, वो एक सेकुलर होगा, उसमें सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन जो इसका ओवर आर्किंग जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इथो होगा वो हिंदू होगा, जो कि सावरकर जी का व्यू था। इन सब पे जो है डिबेट होती है। और एक धड़ा जो है जिसको सेकुलर पार्टी या सेकुलर आप डिस्कोर्स कर सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नेहरू जी ने जो किया वो बिल्कुल सही है, कि स्टेट को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और इक्वी डिस्टेंट हर रिलीजन से होना चाहिए, और पॉलिटिक्स में जो है रिलीजन का घालमेल नहीं होना चाहिए, ना हिंदुत्व पॉलिटिक्स और ना मुस्लिम पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरा धारा जो मैंने कहा उसका कहना है, जो सावरकर जैसे गाइडेड है, जिसको बीजेपी और जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को मानने वाले सारे पार्टियां उसको फॉलो करती है, उसमें यह है कि जो ओवर आर्किंग इथोस एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल जो हमारा एक ओवरऑल जो इंडिया का होना चाहिए, वो हिंदू सिविलाइजेशन से आना चाहिए, हिंदू मोटिव एंड हिंदू सिंबल से आना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में जो है वो हिंदू राष्ट्र हम हैं। लेकिन जहां तक स्टेट की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, वहां सभी धर्म के लोग समानता के साथ इस हिंदू राष्ट्र में रह सकते हैं। उनको कोई गैर बराबरी नहीं किया जाएगा, चाहे सरकार कोई भी वेलफेयर स्कीम लाए, चाहे कोई भी एडवांटेज दे, वो सभी धर्म के लोगों को मिलेगा। लेकिन जो जैसे कि अमेरिका है, यूएस है, सभी चीज में सेकुलर है, लेकिन बाइबल हाथ में लेके ट्रम्प जो है वो शपथ लेते हैं, और एक क्रिश्चियन जैसा जो इथोस पूरे गवर्नेंस पे भी दिखती है, वैसा ही जो है सोच हिंदुत्व पॉलिटिक्स की भी है। तो ये जो डिबेट है ये अभी भी चल रही है।
2023 में सीबीसीएस क्वेश्चन है, डिस्कस द करंट डिबेट ऑन इंडियन सेकुलरिज्म। जो मैंने अभी कहा वही डिबेट। मतलब यहाँ पे एक और आप चीज जोड़ सकते हैं कि कई लोग कहते हैं जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकती, यहाँ पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। धर्म और पंथ में यहाँ विभेद की जाती है। धर्म जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन है, राइटियसनेस है। वो जो धर्म जो कि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सॉवरेन था, और पॉलिटिक्स वाज जस्ट एन एडजंक्ट टू धर्म। धर्म के अनुसार ही समाज को चलना था, वर्ण आश्रम धर्म। धर्म के अनुसार ही हर व्यक्ति हर चीज को, इवन निर्जीव चीज को धर्म के अनुसार चलना था। हर चीज का धर्म है, पत्थर का धर्म, पानी का धर्म, सबका। राजा का अपना धर्म, और राजा को जो है सबको धर्म पे रखने के लिए ही उसको शासन करना है। वो धर्म से हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। हमारा जो हिंदू इथोस है, वो धर्म यदि अलग हो गया तो हम खत्म हो गए, हिंदू नहीं है। धर्म हमारे लिए कोई पंथ नहीं है, कोई वैसा रिलीजियन नहीं है कि हम चर्च या मस्जिद में जाके हम पाठ करते हैं। धर्म हमारे लिए एक सोच है, एक वे ऑफ लाइफ है। हम जो है वही धर्म हमें डिफाइन करता है। उससे हमारा कोई चीज अलग नहीं हो सकता, उससे हमारा पॉलिटिक्स भी अलग नहीं हो सकता है। ये एक सोच है इंडियन सेकुलरिज्म में डिबेट की। जो लोग कि ये कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्षता, गलत है। सेकुलरिज्म हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, और वो राज्य पे तो लागू होना चाहिए। हिंदू स्टेट पे सेकुलरिज्म लागू होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र पे नहीं। यहाँ पे राष्ट्र और राज्य में फर्क किया जाता है। राष्ट्र एक कॉमन कॉन्सियसनेस, स्पिरिचुअल, मोरल, आइडियलिस्टिक इंटिटी है, जो कि हिंदू इथोज और सिंबल और मोटिव और आइडियोलॉजी से गाइडेड होने चाहिए। जो हिंदू राज्य है वो एक पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल इंटिटी है, लीगल इंटिटी है, वो जो है सेकुलरिज्म से गाइडेड होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं, डू यू थिंक दैट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स? यस, यस, यस। आप देखिए कि पूरी जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो सेकुलरिज्म के डिबेट पे आधारित है। बीजेपी को जो सपोर्ट मिलती है वो इस कारण से मिलती है कि कई कई हिंदू जो है ये सोचते हैं कि जो है हिंदूज को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेजोरिटी हैं। उनके इथोस से, उनके थॉट से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके कॉन्शियसनेस से राष्ट्र चलना चाहिए, ये चीज। और उसको ये पार्टी बढ़ाती है, और उस तरह की सेकुलरिज्म की बात जो पार्टी करती है वो सही नहीं है। इसके चलते जो है बीजेपी को काफी सपोर्ट मिलता है। तो सेकुलरिज्म जो है वो सर चढ़ के बोलता है। अभी जो बीजेपी का राइज हुआ है, वो जो सेकुलरिज्म की डिबेट है उसके चलते ही हुआ है, क्योंकि अभी उस डिबेट में मेजोरिटी किस तरफ है? हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ। जब तक वो मेजोरिटी शिफ्ट नहीं करेगी, तब तक सेकुलर पार्टी जो है बहुत सफलता इंडिया में नहीं पा सकते। हाँ, रीजनल पार्टी अलग कारणों से बीजेपी को जरूर अपोज कर, मतलब सक्सेसफुली अपोज कर सकते हैं, इलेक्टोरल विक्ट्री पा सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिलीजियन इज नॉट द मुद्दा, वहां पे रीजन इज मुद्दा। वहां पे जो वहां के कास्ट स्ट्रक्चर है और वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मुद्दा है। लैंग्वेज मुद्दा है। जैसे तमिलनाडु में बीजेपी को हिंदी पार्टी की तरह देखा जाता है, लैंग्वेज ना कि हिंदू ज्यादा। सबके चलते जो है वहां पे स्ट्रांगली जो है उनको अपोज किया जा सकता है। लेकिन सॉरी, लेकिन यदि आप देखो कि नॉर्दर्न इंडिया में तो सेकुलरिज्म की डिबेट में जब तक मेजोरिटी बीजेपी के साथ होगी, तब तक बीजेपी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हराना बहुत डिफिकल्ट होगा। 2022 में क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज रिलीजन न्यूट्रल? अब यहाँ तो मैं अभी यही डिस्कस ही कर रहा था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन में ऑलवेज से घालमेल रहा है। इंडियन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो पॉलिटिक्स जो है इट वाज जस्ट ए पार्ट ऑफ धर्म, जो हमने कई बार आपको बताया भी है। लेकिन मॉडर्न काल में यूरोप से जो पॉलिटिक्स हमने लिया, उसमें रिलीजन से पॉलिटिक्स को न्यूट्रल बनाने की बात की गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको न्यूट्रल बनाने के लिए काफी कुछ किया, सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स। लेकिन रिलीजन जो 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 धर्म का यदि वो मायने जो कि इंडियन हिंदू थॉट में है, जिसको ब्राह्मणिक थॉट कहते हैं, या इवन बुद्धिस्ट थॉट में धम्मा, उससे पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यदि हम पंथ माने, अलग अलग पंथ माने, जैसे हिंदुइज्म एक पंथ है और क्रिश्चियनिटी एक पंथ है, इस्लाम एक पंथ है, तो उससे पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, और वो अलग होना भी चाहिए। तो इस तरह के आर्गुमेंट आप इस पे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब यूनिट 4 में चलते हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जो इतना इंट्यूटिव है, मतलब इतना ज्यादा आपको सीधा लगेगा कि यस, कास्ट और पॉलिटिक्स में जो घालमेल है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी इसको डिस्कस करते हैं। 2024 में क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इन लाइट ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख के ही आप थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन नहीं है।
ये कहता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा है, इंडिया के पॉलिटी पे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा। आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन ये भी कहता है 16(4) में कि यदि किसी दबे कुचले या जो पीछे रह गए हैं क्लास या कास्ट, क्लास कह लीजिए, उनको जो है सरकार स्पेशल स्कीम, स्पेशल पॉलिसी से आगे ला सकती है और वो इनइक्वलिटी नहीं होगी या इक्वलिटी का हनन नहीं होगा। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी के तौर पे ये इंडिया में आता है और उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आपको दोनों ही पक्ष लिख देने हैं। और उससे ये भी कहना है कि ये एक मेजर जो है कास्ट की बेनिफिट के तौर पे आई। और कास्ट इस रिजर्वेशन को लेने के लिए आप इंडिया में समझ सकते हैं कितनी पॉलिटिक्स होती है। अभी मराठा आंदोलन जो महाराष्ट्र में हुआ है, उसके पहले जाट आंदोलन और कितने ही पटीदार आंदोलन, ऑल जो है वो रिजर्वेशन के नाम पे होते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, हमें रिजर्वेशन मिले। इसके लिए हर कास्ट अपने को उस कैटेगरी में शामिल करना चाहता है जो रिजर्व कैटेगरी होती है, और उससे जो है पॉलिटिक्स भी बढ़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डेमोक्रेसी हैज इंपैक्टेड कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। द मोमेंट डेमोक्रेसी इंडिया में आई, कास्ट को ये समझ में आया कि वो एक वोट बैंक है, और वहां से जो उसकी ट्रेडिशनल जो इंटिटी थी, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी पे बेस्ड, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे बेस्ड, हियरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, वो सब बदल करके वो ज्यादा इस पे रिवर्बेट हो गया कि कौन कास्ट कितना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में है और कितना वो मोबिलाइज कर सकता है एक पार्टी को वोट देने के लिए। और उसके बाद से जो हुई है इंडिया में, उसको हम मंडल पॉलिटी कहते हैं या बैकवर्ड क्लास पॉलिटी कहते हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया, और उसके कई साल, कई दशकों पहले तमिलनाडु और साउथ में शुरू हो चुका था। लेकिन बाद में मंडल कमीशन के लागू होने पे वो पूरी तरीके से फैल गया और उसने इंडियन पॉलिटी को पूरी तरह बदल दिया। आज के समय में जो एलीट होते थे फॉरवर्ड कास्ट से, जनरली मिडिल क्लास, बोर्जोइस क्लास, वो हट गए हैं। अब जो है बैकवर्ड कास्ट के जो अर्दी लीडर्स हैं, वो उनके हाथ में कमान है पूरे पॉलिटी की, क्योंकि उनके पास में वोट बैंक है कास्ट की। तो कास्ट जो है, इस तरीके से उसने अपना पॉलिटिकल चोला जो है अब पहन लिया है। इसके अलावा कास्ट की अलायंसेज होती है कि 5 कास्ट मिल जाएं एक रीजन में तो मिल करके वोट दें और मिल करके जो है वो शासन का फायदा उठाएं। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये हुई है। कास्ट का जो ट्रेडिशनल रूप है, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी हिरार्की सोशल स्ट्रक्चर में जो उसका स्थान और जो उसका जो नाता उसका वर्ण व्यवस्था से, वो सब टूट चुका है। लेकिन नाउ इट हैज बिकम इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए वोट बैंक which wants share in the representation and governance based on its capability to influence the electoral result. 2023 में जो क्वेश्चन है वो है, क्रिटिकली एनालाइज द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी इन इंडिया। ये सीधा यही है, तो दोनों आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं। डू यू थिंक दैट रिजर्वेशन पॉलिसी हैज फॉस्टर्ड इंक्लूसिवनेस, नहीं है इंक्लूसिवनेस है, इंक्लूसिवनेस मतलब सभी को समावेशी, समावेशी। तो इंक्लूसिवनेस तो है यहाँ, चलिए ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है। कैसे इंक्लूसिव है? क्योंकि जो 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 विकास है, जो गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन है, सरकार सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे यदि आप बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो इंक्लूसिव होती है। जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि उसमें जो दबे कुचले कास्ट या क्लास रह गए थे, उनको जो है मौका मिलता है, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव भी है, ये कुछ लोगों को छांटता भी है, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट हैं, इवन दलित हैं, उसमें कुछ ही जो सब कास्ट है, उसके मान लीजिए कि 200 जो है वो दलित कास्ट है, 1000 जो है वो बैकवर्ड ओबीसी है। आप देखेंगे कि इस 1000 में केवल 25 ने जो है रिजर्वेशन का सबसे अधिक फायदा लिया है। इस 200 में से केवल 10 ने रिजर्वेशन का सबसे अधिक फायदा लिया है। बाकी जो उनके ही जो डिफरेंट ग्रुप हैं, जो अलग अलग नाम से उस कास्ट में जाने जाते हैं, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा सा विशाल सा हजारों कास्ट का एक समूह, हजार नहीं तो 100 तो सैकड़ों तो जरूर होंगे, और इसी तरह दलित भी सैकड़ों, उनमें सैकड़ों नहीं तो दर्जनों होंगे। तो उनमें जो है कुछ ही जो है वो फायदा ले पाया है और बाकी लोग एक्सक्लूड हो गए। तो वहां भी एक तरह का इंटरनल जो है इनइक्वलिटी पैदा हुई है। उसी को उसको
एक तरह से टेक केयर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। मतलब सब कैटेगराइजेशन हो गया है। जो दलित के कास्ट छूट गए हैं इस फायदे से, जो ओबीसी के कास्ट छूट गए रिजर्वेशन के फायदे से, उनको जो है स्पेशली दिया जाए। तो इसलिए ये इंक्लूसिव भी है और एक्सक्लूसिव भी, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है वो योगेंद्र यादव, जो अभी टीवी पे लगातार दिखते हैं, उनका ये कहना था कि ये जो मैंने मंडल कमीशन के बाद जो पॉलिटी में जो चेंज हुई है ना, उसको उन्होंने सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा। फर्स्ट तो तब था जब इंडिया आजाद हुई और सब लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला। अब इसके आगे जो है वो आप नेट पे जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब कैसे गरीब गुरबा ओबीसी उसकी पॉलिटी हावी हुई, कैसे जो है जो इलीट वर्ग है वो नहीं, बट जो जो अर्दी लीडर्स जो हैं ओबीसी के, वो पॉलिटी को कंट्रोल करने लगे। और कैसे जो है गरीब रूरल एरिया के ज्यादा वोट करने लगे मिडिल क्लास शहरी लोगों से, ये सारी चीजें। 2022 में क्वेश्चन एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन होने से कास्ट की जो बंधन थी वो तो बिल्कुल टूट फूट चुकी है। पहले भी टूटी। इंडिया में इतना जो इकोनॉमिक विकास हुआ, डेमोक्रेसी आई, इक्वलिटी राइट मिली, इन सब से भी जो है कास्ट की जो प्यूरिटी इम्प्यूरिटी, जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया, वो सब खत्म हो गई। बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने और भी इसको खत्म किया, क्योंकि फिर इंटर कास्ट मैरिजेज उसके चलते काफी बढ़े। जो बच्चे फॉरेन गए यदि वो शादी करते हैं तो वो इन सब चीजों को माइंड नहीं करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से जो है, जो जो सोशल मीडिया आई, जो वहाँ की कल्चर आए, उससे भी जो है कास्ट की बैरियर को टूटी, क्योंकि कास्ट एक बहुत अजीब सी एक लोकलाइज टाइप ऑफ सिस्टम थी, वो टूटा। तो वो चीज आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो लेकिन ज्यादा जो ग्लोबलाइजेशन का जो असर हुआ इंडिया में, जो प्राइवेटाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन हुई, और उससे जो एक प्रॉस्पेरिटी आई, और उस प्रॉस्पेरिटी का फायदा जो है कास्ट को इसलिए मिला क्योंकि कुछ कास्ट को रिजर्वेशन मिला। तो उससे जो है उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी जो है उनको हिस्सा मिला। एक तरीके का वो जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका फायदा उनको मिला, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिला रिजर्वेशन के थ्रू। एंड पॉलिटिक्स में पॉलिसी बनाने का भी उनको मौका मिला। इन सब का जो है मिला जुला इफेक्ट कास्ट के स्ट्रक्चर पर काफी पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये परेशान कर सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कास्ट का क्या क्या चेंज हुआ है वो लिखना, ये ज्यादा मुश्किल है इन कंपेरिजन की पॉलिटिक्स का क्या असर हुआ है, डेमोक्रेसी का क्या असर हुआ है, वोट बैंक होने का क्या असर हुआ है। राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। तो मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है, आप समझिए कैसे कास्ट जो है रिजर्वेशन लेने के लिए आंदोलन करती है, प्रेशर बनाती है एंड ऑल, जो कि मैंने जितना एग्जांपल आपको दिया वो, और उससे कैसे कास्ट पॉलिटिसाइज होती है, और कास्ट अपना जो है कैसे वर्चस्व बनाती है रिजर्वेशन के थ्रू, कैसे वो प्रॉस्पेरिटी, और रिजर्वेशन के लेने से केवल यही नहीं होता कि उस कास्ट के लोग जो है सरकारी नौकरी में आते हैं, वो प्रॉस्पेरस होते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी आते हैं, डिसीजन मेकर भी बनते हैं, रूल भी मेकर, रूल मेकर बनते हैं। इनफैक्ट वो गवर्नेंस में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती है, इस रूट से कि वो अब पढ़े लिखे और एम्प्लॉयड जो है वो क्लास को बिलोंग करते हैं। दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया पे नोट है, आप तो कितनी चीजें इस पे लिख सकते हैं। अम्बेडकर ने इसको शुरू किया, एक वो भी जो है एक वही था कि एक वोट बैंक के तौर, क्योंकि दलित की संख्या बहुत ज्यादा थी। दलित मतलब पहले के शूद्र, और वो कितनी ज्यादा थे, उनको कितनी कम फैसिलिटी थी। तो उसके चलते ये हुआ कि जब ये रियलाइजेशन हुआ कि हम वोट में इतने ज्यादा हैं, तो उसको मोबिलाइज करने की जो है वो हो गई कि यदि हम मोबिलाइज हो जाए तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं। अंत में ये कांसी राम ने करके दिखाया, अम्बेडकर तो नहीं कर पाया। और उनकी जो प्रोटेजी थी मायावती, उन्होंने जो है दलित के बल पे जो है यूपी में कितनी बार वो चीफ मिनिस्टर बनी। बाद में उन्होंने अपना हॉराइजन एक्सपेंड करने की कोशिश की, उसमें वो कितनी सफल हुई डिबेटेबल है। लेकिन आज भी जो है दलित पॉलिटिक्स जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि यदि हम दलितों को, यदि हम एक मुस्त कर सकें, तो हम जो है इलेक्टोरल जो रिजल्ट है उसको प्रभावित कर सकते हैं, और गवर्नेंस में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, चाहे किसी के साथ मिल करके या इंडिपेंडेंटली। यूनिट 5 देखिए, ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स, ये न्यू थीम इसमें जोड़ा गया है। पहले भी थी लेकिन पहले थोड़ा फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल करके था। ट्राइब्स का पॉलिटिक्स से नाता उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि कास्ट से है।
अनफॉर्चुनेटली फॉर ट्राइबल पीपल वो उतना उनमें जो है पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस उस तरह का नहीं है कि हम एक वोट बैंक है। वैसे अभी वो होने लगा है, लेकिन अभी भी उनके वोट जो है हर पार्टी को जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक ट्राइब जो है इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब है वो एक पार्टी को वोट देता है। और इसके अलावा जो उनकी लाइफ स्टाइल जो है लेड बैक है, बहुत ज्यादा वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल, जिसको रैशनल एक्टर कहते हैं, उस टाइप के नहीं है। तो पॉलिटिक्स उनके जहन में नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे साधे लोग हैं, अपने जमीन जड़ जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। उनको इससे ज्यादा मतलब है कि भाई उनकी जो, खास करके उनके जो जंगल है उस पर उनको राइट्स अधिकार मिले, जो उनकी वे ऑफ लाइफ है जो थोड़ी अलग है मेन स्ट्रीम जो कास्ट हिंदू है उसको जो है वो प्रिजर्व रख सके, और कोई उनको बहुत ज्यादा परेशान न करे जो वो हुए हैं। बाहर के लोग सूद पे पैसा देना, इंडस्ट्री के नाम पे उनको विस्थापित कर देना, नदी में बांध बने तो उनको हटा देना, और उनको हर तरीके से एक तरह से ठगे जाने का जो एहसास हुआ है मेन स्ट्रीम जो इंडियन पॉपुलेशन है, इन सब से उसकी रक्षा करे स्टेट, ये उनकी आशा होती है। बहुत कम में वो जो है खुश रहने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए 2024 में जो क्वेश्चन है, हाउ आर द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ फार देयर गोल्स हैव बीन अचीव्ड। देखिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल लाया ही गया था इसलिए कि ट्राइबल जो पीपल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल ढंग से किया जाए, उनको जो उनकी कल्चर है, उनके वे ऑफ लाइफ है, उनके जो राइट्स है उसको सुरक्षित रखा जाए। फिफ्थ शेड्यूल ऐसे 10 स्टेट हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन वो ट्राइबल स्टेट नहीं कहे जा सकते, मेन स्ट्रीम स्टेट है। लाइक आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड, लाइक दैट। वहां पे ट्राइबल वेलफेयर के लिए गवर्नर को कुछ स्पेशल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वहां पे काफी सारे ऐसे रूल बनाए गए हैं जो ट्राइबल के हित में है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी इन जगहों पे बनाई गई है। ट्राइबल वेलफेयर के मंत्री भी कुछ स्टेट में नियुक्त किए गए हैं। सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट जो है, खास करके नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं जहां ट्राइबल बहुत ज्यादा बहुल संख्या में है, लाइक असम में, त्रिपुरा, मेघालय एंड पांचवा कौन है, मिजोरम, चेक कर लीजिएगा। तो ये जो 4 स्टेट है वहां पे ट्राइबल बहुल इलाके में सिक्स शेड्यूल है। वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है जहाँ के ट्राइबल पीपल अपना सेल्फ गवर्नेंस कर सके अपनी तरीके से, उनको काफी ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। अब इस पे आपको लिखना है, और इस पे क्रिटिकली लिखना है कि जो गोल था कि ट्राइबल पीपल के जो वे ऑफ लाइफ, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उसकी रक्षा हो और वो आगे बढ़ सके, उसमें पार्शियल ही सफलता हमें मिल पाई है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अनुसार। उसके क्या कारण रहे उस पे आप लिख सकते हैं। नोट आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, सबसे जो इम्पोर्टेंट अधिकार जो ट्राइबल्स के लिए हुए हैं फॉरेस्ट राइट, उस पर काफी विवाद हुआ है। इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट 1986 की थी, अंग्रेजों के टाइम में फॉरेस्ट एक्ट, कई तरीके से ट्राइबल लोगों की शिकायत है कि उनके फॉरेस्ट के राइट को जो छीना गया है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं। फॉरेस्ट की लकड़ी से, फॉरेस्ट के फल फूल कंद, जड़ी बूटी, इन्हीं से जो है उनका जीवन जुड़ा हुआ है। उसमें शिकार करके वहां के जानवरों को वो उसके भोजन भी प्राप्त करते हैं, और वहीं से हर तरह से वो जो है उनका लाइफ उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस पर जो है मॉडर्न काल में जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जंगलों का, और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स गए हैं, कॉमर्शियल जो लकड़ियों का व्यापार हुआ है, उसमें सबसे जो शिकार हुए हैं एक्सप्लॉयटेशन का वो ट्राइबल हुए हैं, जिनको एक तरह से जंगल से बाहर कर दिया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 काफी इन चीजों में सुधार करता है, काफी सारे उनको राइट देता है। आप इस एक्ट को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए, इस पर विचार कर लीजिए, आप अच्छे से लिख सकते हैं। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन जो हो सकता है, हाउ द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हैज शेप्ड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्राइब इन इंडिया। जो इनको झेलना पड़ा है डेवलपमेंट का जो दंश है, जैसे शिव भगवान जो है वो विष पीते हैं और अमृत जो है देवताओं को मिलता है, उसी टाइप से जो डेवलपमेंट का अमृत है वो जनरल इंडियन मासेस को मिला है, मिडिल क्लास को मिला है, रिच पीपल को मिला है, लेकिन उसका दंश जो है, उसका विष जो है, वो ट्राइबल पीपल को पीना पड़ा है। चाहे वो नर्मदा का डैम हो, चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो, चाहे वो माइनिंग एरिया हो, चाहे वो कोल की माइंस हो, चाहे कॉपर की माइंस हो, हर जगह से उनको डिस्प्लेस किया गया, उनके जमीन से उनको बाहर किया गया है। ये यदि जंगल में कॉमर्शियल लकड़ी निकालने की जो है एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उनको जंगल से बाहर किया गया है।
तो डेवलपमेंट जो है उसमें ट्राइबल पीपल कैसे जुड़ते हैं? वो एक विस्थापित मजदूर के तौर पे जुड़ते हैं, जिनका अपना घर बार उजड़ गया है, लेकिन उनको उसी फैक्ट्री में जो है लेबर के तौर पे रखा जाता है। तो लैंडलेस लेबरर उनको बना दिया डेवलपमेंट ने। उनके जमीन से उजाड़ने से उनकी जो पूरी वे ऑफ लाइफ है, जो उनका वजूद है, वही खत्म हो जाता है। वो रूटलेस, लिटरली वो रूटलेस पीपल बन जाते हैं। तो यही उनके पॉलिटिक्स का एक कारण है कि ऐसा मेरे साथ ना करो। लेकिन फिर भी उनकी वो वोट की ताकत नहीं है कास्ट टाइप की, उतनी वो मोबिलाइज नहीं हो पाए कि वो झुका पाए सरकार को कि हमारा डेवलपमेंट हमारे तरीके से हो, हमारे हिसाब से हो, ना कि आपके तरीके से जिसमें कि हम विस्थापित होते हैं। इस पे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नोट जो है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पे आपको नोट लिखने आ सकता है। ये क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल क्या है, कौन कौन स्टेट आते हैं, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है ट्राइबल के हित के लिए, और उसका क्या परिणाम रहा है, ये आपको लिखना है। एंड फॉरेस्ट राइट फॉर ट्राइब्स कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट है और उसने कैसे ट्राइबल को एक तरीके से वो मार्जिनलाइज किया है, फॉरेस्ट से बाहर निकाला है, वो लिखना है। और कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट लेटेस्ट 2006 में क्या अधिकार उनको देते हैं। देन कम टू डायमेंशंस ऑफ स्टेट इन इंडिया। देखिए स्टेट जो है इंडिया में, सॉरी डियर स्टूडेंट कि चलो यहाँ पे ये छूट गया है, इसको कोई हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पहले के क्वेश्चन है। देखिए स्टेट जो है इंडिया में, वो कभी तो आपको वीक दिखेगा, जहाँ पे जैसे कि यदि आप आइए कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में, तो स्टेट बहुत वीक दिखेगा। वो सबकी सुनता है, कंसेंसस से चलता है। इवन वाजपेयी जी की सरकार जो है वो दिखेगी मॉडरेट सरकार, सबकी सुनेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो। स्टेट सरकार तो उसकी मूर्त रूप होती है, लेकिन स्टेट आपको वैसा दिखेगा। कभी जो है वेलफेयर स्टेट दिखेगा, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में वेलफेयर स्टेट था, 70s में, 80s में। और वेलफेयर स्टेट तो हमेशा से रहा, अभी भी वेलफेयर स्टेट है। मुफ्त अनाज, मुफ्त घर, मुफ्त राशन, मुफ्त टीका, मुफ्त दवाई एंड मुफ्त इलाज एंड मुफ्त इंश्योरेंस एंड ऑल लाइक दैट। और कभी आपको जो है स्टेट बहुत ही स्ट्रांग दिखेगा, लाइक इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम का स्टेट जो है कितना खतरनाक सर्विलेंस स्टेट दिखता है, जो किसी को भी सजा दे सकता है। अभी का भी स्टेट भी जो है, जो मोदी सरकार में, वो काफी स्ट्रांग दिखता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। जो भी हो, चाहे कोई बाहर की शक्ति हो, चाहे अंदर की, यदि वो डेविएंट होती है तो उसको सजा देने में ये सरकार नहीं हिचकती है। तो ये भी आपको एक मजबूत सरकार जो है दिखेगी। तो इस तरह से आप इसे देखोगे तो कभी जो है रेगुलेटरी स्टेट दिखेगी, बहुत सारे रेगुलेशन करती दिखेगी, ये रेगुलेशन वो रेगुलेशन। ये सरकार अभी भी जो है वो भी काफी रेगुलेशन, अभी कुछ दिन पहले जो हल्ला हुआ कि आपके मोबाइल में जो है कोई ऐप को जबरदस्ती डाला जाएगा सरकार के द्वारा, और वो सारे कुछ आपके डेटा लेगी और सर्वेलेंस होगा, इस टाइप की बातें जो की गई। अब उसमें सच्चाई कितनी है वो तो डिबेटेबल है, लेकिन सर्वेलेंस का आरोप लगता रहता है सरकारों पे जो मजबूत होती है। तो इस टाइप का जो रेगुलेशन से सर्वेलेंस, वो तो एक अलग है कि वो फैल जाते हैं। लेकिन रेगुलेटरी सरकार जो डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन को, चाहे वो टेलीकॉम रेगुलेशन हो, बिजली रेगुलेशन हो, चाहे वो कंपटीशन रेगुलेशन हो, तो रेगुलेटरी जो बाढ़ आ गई है, तो उस टाइप का भी गवर्नमेंट कभी कभी दिखती है, ये स्टेट दिखती है। तो इंडियन जो स्टेट है, उसके अलग अलग रूप अलग अलग टाइम में दिखते हैं। मतलब प्रोनाउंस, वैसे तो हर समय इंडियन स्टेट वेलफेयर स्टेट रही है, हर समय स्टेट को रेगुलेट करना पड़ता है, और हर समय स्टेट जो है एकोमोडेटिव होने की कोशिश भी करती है। लेकिन किसी टाइम में जो है कोई एक रूप उसका कुछ ज्यादा उभर करके सामने आता है। 2024 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन द लाइट ऑफ इट्स वेलफेयर पॉलिसी विद सुटेबल एग्जाम्पल। केवल एक ही है वेलफेयर स्टेट के रूप में। इंडियन स्टेट ऑलवेज एक वेलफेयर स्टेट रहा है। उसका कारण हमारा डीपीएसपी रहा है, जो कि एक एस्पिरेशन है इंडियन स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने का, और उससे कभी इंडियन स्टेट पीछे नहीं हट पाई है। हाँ, किसी टाइम में वो ज्यादा एकोमोडेटिव रही है, और किसी टाइम में ज्यादा स्ट्रांग, किसी टाइम में उसने जनता को बहुत ज्यादा सुना है, किसी टाइम में थोड़ा कम, और किसी टाइम में वो ज्यादा रेगुलेटरी रही है, और किसी टाइम में ज्यादा एकोमोडेटिव, लेकिन वेलफेयर हमेशा से रही है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। एनालाइज द रेगुलेटरी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। रेगुलेटरी नेचर मतलब कि इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, लोगों के जीवन को रेगुलेट करना, डिफरेंट कानूनों से कंपटीशन को रेगुलेट करना, सेक्टर को रेगुलेट करना एंड ऑल। पहले जो है आप ये देखिए 1980s के पहले तो इंडियन गवर्नमेंट एक ह्यूजली रेगुलेटरी मशीन थी।
डिफरेंट टाइप के लाइसेंस परमिट राज जिसको कहते हैं, हर चीज के लिए आपको परमिशन लेना था। स्कूटर खरीदना है तो परमिशन, और हर चीज के लिए आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कहीं पे जाना है, कहीं ट्रेड करना है, दुकान खोलना है, सबके लिए रेगुलेशन। लेकिन 1991 के बाद जब एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रेगुलेशन छोड़ दिया और बहुत सारे रेगुलेटर बनाए। अब रेगुलेटरों की बाढ़ आ गई। मतलब टेलीकॉम रेगुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, कोल रेगुलेटर, माइन रेगुलेटर, एयर रेगुलेटर, क्या व्हाट नॉट, 50 तरह के हर सेक्टर में जो है रेगुलेटर आ गए। वो उसी प्रिंसिपल में थे कि सरकार को खुद रो नहीं करना है, उसको स्टीयर करना है। तो इससे जो है गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी स्टेट का रूप ले लेती है, और वो स्टिल इट इज कंटिन्यू। तो उसको आपको एनालाइज करना है। 2023 में क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इन द लाइट ऑफ वेलफेयर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से मिलता है। डू यू थिंक इट इज अगेंस्ट द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्टेट गिवन द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस इन द वर्ल्ड? तो अब यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी वेलफेयर पॉलिसी के चलते गड़बड़ाती तो नहीं है? क्योंकि जितना आप वेलफेयर करोगे, जितना फ्री अनाज दोगे, राशन दोगे, उतना ही जो है फिजिकल डेफिसिट आपका। इफ फिजिकल डेफिसिट इज टू बी कंट्रोल, फिजिकल डेफिसिट मींस जितनी रेवेन्यू एक सरकार को आती है, टैक्स एंड अदर्स, और जो खर्चे होते हैं उनका डिफरेंस यदि वो कम है, इनकम और खर्चे ज्यादा, तो आपका फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगा। उससे कंट्री में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी कॉस्टली होगी, जो सामान आप बनाएंगे वो ज्यादा पैसे में बनेगा और उसको एक्सपोर्ट करने में भी आपको दिक्कत आएगी, और इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो इसके चलते जो है वेलफेयर स्टेट थोड़े से अभी जो न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस है उसमें उसको अच्छा नहीं माना जाता है, और ये इस पे डिबेट भी होता है कि इससे जो है सोशल इक्विटी घटी है, स्टेट की जो वेलफेयर छवि थी वो धूमिल हुई है। तो इंडियन स्टेट कैसे इससे कोप अप करता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आपको ये लिखना है। 2022 में देखिए क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन रिलेशन टू डेवलपमेंट प्रोसेस। डेफिनेटली चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो इंडियन स्टेट है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रूप है वो डेवलपमेंटल स्टेट है, जो कि नए नए प्रोजेक्ट चलाती है, नए बांध बनाना, नए इंडस्ट्री खोलना, इस तरह से एग्रीकल्चर का विकास करना कि लोगों को खाना, अनाज और कपड़े वो मुहैया करा सके कम से कम दामों पे। तो ये जो स्टेट की जो डेवलपमेंटल नीति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, और वो एक रूप आता है। तो वो जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में स्टेट कितना वेलफेयर कर सकता है और कितना रेगुलेशन कर सकता है, कितना वो रेगुलेटरी स्टेट का रूप दिखा सकता है, कितना वेलफेयर स्टेट का, कितना स्ट्रांग और कितना एकोमोडेटिव स्टेट का, इस पे आपको चर्चा करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, एंड एक्चुअली इंडियन स्टेट इज ए डेवलपमेंट स्टेट ओवरऑल, जो उसका जो इमेज होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको फिर से याद दिलाना, यदि आप सीयूईटी पीजी 2025 के मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जस्ट स्टार्ट हुए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन। आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत ही इंजॉयबल बना सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं एट नॉमिनल कॉस्ट तो रजिस्टर कर सकते हैं बाय सेंडिंग मेल giving your name, telegram id and mobile number at paulsciencehelp@gmail.com। इसके अलावा आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं सीईटीपीजी का, यदि आपको लगता है कि आपको एक्सक्लूसिव लेक्चर और फैक्ट सीट और नोट चाहिए जिससे कि आप मॉक टेस्ट सीरीज का ज्यादा फायदा उठा सके, तो इस पे आप ये लिखें कि हमें फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप पीपीआई की जो एग्जाम गाइड है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो क्लिकेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। इन इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो हैं मुझसे बातें कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब देने या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक दो लाइन में दिया जाए। चलिए मिलते हैं फिर एक किसी पीवाई क्यूए के साथ, तब तक बी हैप्पी, टेक केयर, गुड विशेस फॉर योर एग्जाम।